हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग एनआईएस बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द लास्ट स्टोन मेसन उसको कवर करने वाले हैं। सो एज यूजुअल आई हैव माय लैपटॉप राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द पीडीएफ वर्जन ऑफ द बुक। लेकिन अगर आपके पास बुक ऑलरेडी अपने पास है तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज फोन से ना पढ़ें या खाली मेरी स्क्रीन से ना पढ़ें, अपनी बुक को अपने सामने रखें ताकि जब मैं बोल रही हूँ तो आपका ध्यान हर प्रोनाउंसिएशन पे हो, हर सेंटेंस पे हो। आप सुनो एंड देखो अपनी बुक में। एंड सेकेंडली, जहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको लाइक लिटरेरी मीनिंग या डीपर मीनिंग या फिर कोई सिंबोलिज्म या थीम बताऊँ तो आप साइड में नोट सेक्शन में लिखते चलना। So, अपनी बुक में आप लोग पेज नंबर 204 खोल लीजिए, बट जस्ट इन केस यू डोंट हैव योर बुक, मैं आपके लिए स्क्रीन पे भी जो है टेक्स्ट दे दूंगी। द लास्ट स्टोन मेसन जो चैप्टर का नाम है, मेसन किसे बोलते हैं? मेसन जो है ना वो राजमिस्त्री को, राज मजदूर को बोलते हैं। यहाँ पर द लास्ट स्टोन मेसन का मतलब है कि स्टोन का लास्ट जो है कारीगर, कारीगर के लिए वर्ड यूज हुआ है। ओके, सो सबसे पहले पेज नंबर 204 पे हमारे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ है जो कि ऑथर ने हमें दिया है एज एन इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, हमें ये समझाने के लिए कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेसन के अंदर। तो इस चैप्टर को सिगरुन श्रीवास्तव जी ने लिखा है और फर्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं, आर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज आर डाइंग आउट। कि हमारे इंडिया के मतलब जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का, हमारी हेरिटेज की, हमारी सभ्यता का जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का आर्ट एंड क्राफ्ट। और इट इज डाइंग आउट, मतलब ग्रेजुअली ये खत्म हो रहा है। वाई आर दीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डाइंग आउट? अब वो हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है कि ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स क्यों खत्म हो रहे हैं? एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस वो हमें आंसर भी दे देते हैं, मे बी इट इज बिकॉज द हैंडीक्राफ्ट ट्रेड डज नॉट फेच मच मनी। क्योंकि शायद हैंडीक्राफ्ट्स का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा पैसा हमें नहीं देता है, क्योंकि हर एक आइटम को जब हम हाथ से बनाते हैं या कोई भी आर्टिजन हाथ से बनाता है तो क्या होता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ज़्यादा टाइम लगाने से वो ज़्यादा टाइम में कम पीस बना पाते हैं, तो वो कम मनी जो है बना पाते। आर्टिजन्स स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है कि आर्टिजन्स जो होते हैं ना उनको इतनी लिमिटेड इनकम के साथ अपनी रोजमर्रा का जिंदगी का गुजारा करने में बड़ी दिक्कत होती है। दे डोंट हैव एडिक्वेट मटेरियल टू मेक प्रोडक्ट्स, और उनके पास जो है ना वो प्रोडक्ट्स, वो आइटम्स बनाने के लिए एडिक्वेट मटेरियल मतलब सही अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल तक भी अवेलेबल नहीं होता है। दे नीड मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बट देयर इजंट मच डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उनको मार्केट प्लेसेस भी चाहिए, लेकिन मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं होती है। Young artisans want to earn more money and are in favor of mass production of items that can be produced quickly rather than by hand। लेकिन आज के दौर के जो नए यंग आर्टिजन्स हैं वो अपने दादा परदादा, अपने पापा वाले जो कारोबार हैं उनको छोड़ के वो ये चाहते हैं कि इसको मशीन मेड बनाते हैं, मास प्रोडक्शन करेंगे, एक एक टाइम में ज़्यादा आइटम्स बनेंगे, सो वी विल बी एबल टू मेक मोर मनी। दिस मेक्स देम लीव देयर फैमिली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और इससे होता क्या है कि वो अपनी फैमिली की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो ट्रेडिशनल उनका खानदानी काम है, उसको उन्हें छोड़ना पड़ता है। शुड दे डू दिस? उन्हें क्या ये करना चाहिए? वो हमसे ऑथर अगेन ये सवाल पूछ रहे हैं। शुड वी लेट आवर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डाई आउट? क्या हमें अपना ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट इस तरीके से खत्म होने देना चाहिए, मतलब हम इंडियंस को? कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? क्या हम कुछ भी कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? This lesson will make you think about all these questions about the problems faced by young artisans and what we need to do to solve these problems। तो हमसे ऑथर बोल रहे हैं कि ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इन सवालों के बारे में आपको काफ़ी हद तक सोचने को मिलेगा, और आप यंग आर्टिजन्स जो यंग कारीगरों को जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं आप उनके बारे में भी जानेंगे, एंड आपको ये भी पता चलेगा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो नेक्स्ट पेज पे सबसे पहला टेक्स्ट जो है वो लिखा है, अ स्कल्पटर लव्स टू कार्व ब्यूटीफुल स्टैच्यूज, ही लव्स हिज आर्ट एंड इज टोटली कमिटेड टू इट regardless of the financial difficulties he faces in doing his work। तो ये कहानी जिस स्कल्पटर, जिस मूर्तिकार के बारे में उनसे हमारा परिचय कराया जा रहा है कि हमसे बोल रहे हैं कि एक स्कल्पटर है, एक मूर्तिकार है, उनको अपना काम मतलब उनको ब्यूटीफुल स्टैच्यूज कार्व करना बहुत पसंद है, उनको अपना काम बहुत पसंद है, एंड ही लव्स हिज आर्ट, उनको अपनी आर्ट से बड़ी मोहब्बत है, एंड ही इज टोटली कमिटेड टू इट, मतलब वो टोटल कमिटमेंट के साथ अपना आर्ट बनाते हैं, अपना काम करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। भले ही वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं इस इंडस्ट्री से, इस अपने काम से, लेकिन उनको अपने काम से बहुत मोहब्बत है, बहुत डेडिकेटेड है वो अपने काम की तरफ।
लेट अस एंटर इनटू द स्मॉल वर्ल्ड ऑफ एन ओल्ड आर्टिस्ट। लेकिन ये आर्टिस्ट जो है अब ओल्ड हो रहे हैं, सो अब हमसे कह रहे हैं ऑथर कि चलो हम आपको इनकी दुनिया में लेके चलते हैं एंड सी व्हाट हिज सन हैज टू से टू हिज फादर। और देखते हैं कि इन आर्टिस्ट के जो बेटे हैं उनको अपने पापा से इस बारे में, अपने फादर से उस यंग आर्टिस्ट को क्या कहना है एंड उसके क्या ख्यालात हैं। The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried, "I'm leaving you, father. I'm leaving you and your work. Look what it has brought us." तो इस पैराग्राफ में हमसे जो द यंग मैन बोल रहे हैं, द यंग मैन का मतलब है कि वो यंग आर्टिजन, उस जिस बूढ़े आर्टिस्ट की, जिस बूढ़े मूर्तिकार की कहानी है, उनके बेटे को यंग मैन कह के पुकारा गया है कि एकदम से गुस्से में वो यंग मैन उठा और उसने अपने हाथ का जो हथौड़ा और छेनी था वो नीचे फेंका और गुस्से में उसने बोला कि पापा मैं आपको छोड़ रहा हूँ एंड आई एम लीविंग यू एंड योर वर्क। मैं आपको भी छोड़ रहा हूँ, मैं आपके इस काम को भी छोड़ रहा हूँ। लुक एट व्हाट इट हैज ब्रॉट अस। और अब वो हम अपने फादर से क्या कह रहे हैं कि देखो इस काम ने हमें दिया ही क्या है। सो ये ऑल ऑफ अ सडन रिएक्शन जरूर हमें दिखाया गया है, बट अगर आप डीपर मीनिंग या सिंबोलिज्म में जाएं सो इट वाज नॉट अ वेरी क्विक रिएक्शन। वो अंदर अंदर जो उसने परेशानियां देखी थी, जो गुस्सा बिल्डअप हो रहा था, ये उसका रिएक्शन है जो ऑल ऑफ अ सडन वो उठ के छेना और हथौड़ी फेंक देता है। He spread out his arms, looked at the small congested dark room, the slabs of stone and marble stacked up in one corner, the cot covered with heaps of used clothes. He spread out his arms का मतलब है कि उसने अपने आर्म्स को वाइडली ओपन करके अपने फादर को दिखाया कि देखो आपके इस काम ने हमें दिया ही क्या है। वो अपने फादर से क्या कहता है, अपने आर्म्स को फैला के कि आप देखो आपके इस काम ने हमें दिया ही क्या है इस गरीबी के सिवा। एंड क्या बोल रहे हैं, लुक एट द स्मॉल कंजेस्टेड डार्क रूम। तो जिस रूम में वो है तो वो रूम कैसा है, छोटा है, कंजेस्टेड सा है, मतलब बिल्कुल भरा हुआ है, एंड डार्क है, अंधेरा है। द स्लैब्स ऑफ स्टोन एंड मार्बल स्टैक्ड अप इन वन कॉर्नर, क्योंकि वो मार्बल और स्टोन का काम करते थे तो साइड में एज अ रॉ मटेरियल वो लगा हुआ है। द कॉट कवर्ड विद हीप्स ऑफ यूज्ड क्लोथ्स, और जो उनका खटिया, जो चरपाई जो उनकी है उसमें ढेर सारे कपड़ों का चट्टा लगा हुआ है। द पेंट ऑफ वाइट वॉश्ड वॉल्स हैज कम ऑफ, दीवारों पे कोई फैंसी पेंट तो हुआ नहीं था, सिर्फ वाइट पेंट हुआ था एंड वो भी पेंटर छुट के आने लगा है, मतलब वो इतना पुराना हो चुका है। लुक वॉट इट हैज ब्रॉट अस, नथिंग नथिंग। वो अपने फादर से बोल रहा है देखो हमें दिया ही क्या है आपके काम ने, नथिंग, कुछ नहीं दिया है। द यंग मैन रिपीटेड इन एंगर, तो उसने गुस्से में ये बात को दोबारा बोला। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे, और यहाँ वो इरिटेट होकर क्या कहता है कि इस किस्म का काम पैसा नहीं कमा के देता है, मतलब अपने फादर को वो अपना व्यू पॉइंट गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में समझा रहा है। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन, तो जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बेटे को स्टेयर करने लगा, ऐसे करके देखने लगा, नॉट इन एंगर, गुस्से में नहीं, बट इन सैडनेस, बट इन शॉक। वो शॉक है कि बेटा क्या कह रहा है एंड वो अंदर से सैड भी है कि बेटा जो बात कह रहा है वो भले ही सच है बट ही डजंट वांट टू हियर इट। उनको बहुत दुख पहुंच रहा है बिकॉज ही लव्स हिज वर्क, और वो अपना फैमिली लेगेसी, अपना ट्रेडिशनल काम को वो नहीं चाहते कि उनका बेटा उस काम के बारे में बुरी फीलिंग्स रखे। हिज वॉइस दो ट्रेम्बलिंग हैड नॉट लॉस्ट इट्स यूजुअल जेंटलनेस, उनकी आवाज भले ही थोड़ी कपकपी सी थी उसमें, अभी उसने अपनी यूजुअल जेंटलनेस को खोया नहीं था। उनकी आवाज में अभी भी एक नरमी थी जो उनकी आवाज में यूजुअली रहती थी। इट्स नॉट द मनी अलोन दैट मैटर्स सन, बेटा खाली पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता है। इट इज द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड, हमारी गॉड के लिए की जाने वाली जो सर्विस है, गॉड के लिए करी हुई सेवा भी बहुत कुछ होती है एंड वो मैटर करती है। उन्होंने ये बात क्यों बोली कि इट इज अ सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड, बिकॉज वो एक स्टोन मेजन थे, वो एक मार्बल्स को और स्टोन्स को कार्व करके स्टैच्यूज बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे एंड उसको वो एज अ वे टू कनेक्ट विद गॉड देखते थे, गॉड से कनेक्ट हो पाते थे मूर्ति बना के। वो अपने काम से बहुत मोहब्बत करते थे एंड उनको ये सिर्फ एक जॉब नहीं लगती थी, ये उनको जनरेशंस के थ्रू मिला हुआ एक हुनर था और इससे उनको लगता था कि वो गॉड की मूर्तियां बना के गॉड को वर्शिप कर रहे हैं, गॉड के क्लोज जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है, फादर टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो हैज द स्टोन मेसन्स वर्क, you cannot live carving sculptures for temples only, come on father, you have to mass produce like all the other people in
आगरा। तो बेटा कहता है पापा वक्त जो है अब बदल गया है, टाइम हैज चेंज्ड एंड सो हैज द स्टोन मेसन्स वर्क। और जो पत्थर के मूर्तिकार हैं उनका काम भी बदल गया है। अब आप जो है खाली मंदिरों के लिए स्कल्पचर्स बना के जिंदा नहीं रह सकते हो। यू हैव कम ऑन पापा, यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर पीपल इन आगरा। आपको आगरा के बाकी लोगों की तरह आपको भी अब मास प्रोड्यूस कर लेना चाहिए। मतलब आपको मशीन्स के थ्रू हर एक मूर्ति में इतना टाइम ना देके मशीन्स के थ्रू मास प्रोडक्शन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ बनानी चाहिए। अच्छा, अब वो आगरा की बात क्यों करता है? बिकॉज आगरा में बहुत टूरिज्म है एंड ही नोज़ कि आगरा में जो लोग जो है डेकोरेटिव आइटम्स और स्कल्पचर्स और स्टोन के मतलब चीज़ें जो बनाते हैं, मास प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में या फिर शॉर्टकट्स लेके मास प्रोड्यूस करते हैं इन आइटम्स को। सो ही वांट्स कि आप भी ऐसा करो, हम खाली मंदिरों के लिए नहीं करते रह सकते काम कि मंदिरों के लिए 1 या 2 मूर्तियाँ बना लें, हमें भी मास प्रोडक्शन करके टूरिस्ट के थ्रू मतलब कमाना चाहिए। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेंड। He said, "No, my son, this is the work I have learned from my father, and he had learned from his father. We have kept up this tradition for hundreds of years, and I hoped you would continue our work." तो ये जो लाइन है ना, वो ये बोल रही है कि वो जो ओल्ड मैन है, वो जो ओल्ड आर्टिस्ट हैं, उनकी जो चेहरे की लाइंस है ना, वो काफ़ी टाइट पड़ने लगी। मतलब ही इज ट्राइंग टू स्टे काम बट हिज फेस शोज स्ट्रेस एंड हर्ट। मतलब उनका चेहरा जो है ना, उनके स्ट्रेस को, उनको इस बात से कितना धक्का लगा है, उनको इस बात से कितनी तकलीफ पहुंची है, वो उनके चेहरे से दिख रहा है। ही सेड, "नो माई सन", उन्होंने बोला नहीं मेरे बेटे, "दिस इज द वर्क आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर", ये काम वो है जो मैंने अपने फादर से सीखा था एंड उन्होंने अपने फादर से सीखा था। हमने ये ट्रेडिशन, इस काम का कई सौ सालों से मतलब हमारी फैमिली में चलता आ रहा है। एंड आई होप्ड, होप नहीं कि मुझे होप है, आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी, मुझे होप था कि यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क। मुझे तो तुमसे भी यही उम्मीद थी कि जैसे हमारी फैमिली का ट्रेडिशन चलता आया है, तुम भी हमारे ही काम को कंटिन्यू करोगे। नो फादर, देयर इज सो मच मोर मनी इन कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स, एश ट्रेज एंड प्लेट फॉर टूरिस्ट। द यंग मैन वॉक्ड आउट ऑफ द रूम एंग्रीली। तो अभी जो आगरा वाली लाइन से हमने समझा था कि वो टूरिस्ट को मास प्रोड्यूस करके टूरिस्ट को बेचने की बात कर रहा है, वो लाइन अब और क्लियर हो जाती है क्योंकि उनका बेटा बोलता है, नहीं फादर, नहीं पापा, इससे ज़्यादा कई कमाई तो कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स, एश ट्रे और टूरिस्ट के लिए प्लेट्स बनाने में है। द यंग मैन वॉकड आउट ऑफ द रूम एंग्रीली। और ये कहता हुआ वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। भले ही वो एंग्रीली रूम से बाहर गया है बट मे बी उसके अंदर डिस्गस्ट भी है कि मैं अपने बाप से कैसे बात कर रहा हूँ, इसलिए वो वहाँ नहीं रुका और ज़्यादा देर उसने उनके जवाब के लिए भी वेट नहीं किया। एंड मे बी उसको गिल्ट भी था बिकॉज ही वॉज नॉट कंटिन्यूइंग वॉट हिज फादर हैड एक्सपेक्टेड। उसके पापा ने जो उसके बारे में सोचा हुआ था वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है, बट अब वो कंटिन्यू करना भी नहीं चाहता है, कर नहीं सकता है, सो इसलिए वो रूम से बाहर एनीवेज आ जाता है। The old man sat before the half-finished marble statues of Radha and Krishna. तो वो जो बूढ़े आदमी थे वो राधा और कृष्णा के स्टैच्यू बना रहे थे, वो हाफ फिनिश्ड अभी रखे हुए थे वहां पर, कंप्लीट अभी नहीं हुए थे। सो इस आर्ग्यूमेंट के बाद भी वो क्या होते हैं, वो उन स्टैच्यूज के आगे जाके बैठ जाते हैं। एंड ये चीज़ उनके अंदर डिवोशन हमें दिखाता है कि वो कितना अपने काम को लेके डिवोटेड थे। अभी आर्ग्यूमेंट हुआ है, ही इज़ हर्ट, ही इज़ स्ट्रेस्ड, बट वो फिर भी उन मूर्तियों के आगे, उन हाफ फिनिश्ड मूर्तियों के आगे आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ना राधा और कृष्णा का जो स्टैच्यू है वो असल में ना ये सिंबलाइज कर रहा है कि उनको एज अ सिंबल ऑफ फेथ, हार्मनी एंड लव माना जाता है। बट यहाँ उस ओल्ड मैन की लाइफ से असल में वही चीज़ तो अब खत्म हो रही थी। उसका बेटा गुस्से में उसको छोड़ के जा चुका था। ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप एंड क्लोज्ड हिज आइज। और उन्होंने क्या किया, वो इतना इमोशनली और फिजिकली जो है एग्जॉस्टेड थे, थक चुके थे और मतलब ही वॉज फीलिंग सो बैड कि उन्होंने क्या किया, ही केप्ट हिज हैंड्स इनटू हिज लैप। उन्होंने अपनी गोद में अपने हाथ रखे और अपनी आंखें बंद कर ली। बेसिकली आंखें बंद करके ही जस्ट वांटेड टू लेट गो ऑफ द इंटायर आर्ग्यूमेंट, उन टूल्स को, उस होप को कि मेरा बेटा आएगा नहीं आएगा, उस पूरी आर्ग्यूमेंट को भूल के ही जस्ट क्लोज्ड हिज आईज। ही वॉज प्रेइंग। He did not seem to listen to the hesitant goodbye. The sun called out from the door. He sat still. वो बैठ गए and he started to pray. उन्होंने जो है प्रे करना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही बैठ के आंखें बंद करके उन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया।
एंड वो ऐसे हो गए जैसे उन्हें आवाज़ ही नहीं आई दरवाजे के बाहर से, जो जैसे उनका बेटा कह कर गया था गुड बाय, वो ऐसे हो गए कि वो अपनी वर्शिप कर रहे हैं, उन्हें आवाज़ ही नहीं आ रही, वो ऐसे हो गए। ही सैट स्टिल, वो बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल एक से बैठे हुए थे। सिटिंग स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल एक से बैठे रहना। मास्टर जी सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एक लड़का था जिसको, जो उस वर्कशॉप में काम करता था, जो उस ओल्ड मैन का सर्वेंट था, उसका नाम था सलीम। तो वो आवाज़ लगाता हुआ आया, मास्टर जी। और 2 बार ये मास्टर जी का जो रेपिटेशन है वो एक डीप कंसर्न और अर्जेंसी को दिखाता है कि सलीम ने जब देखा मास्टर जी ऐसे बिल्कुल उदास, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल आंखें बंद करे बैठे हैं, सो ही केम आउट ऑफ कंसर्न। इतने में वो आया और उसने कंसर्न से आवाज़ लगाई, मास्टर जी। ही वॉन्टेड टू नो कि मास्टर जी को क्या हुआ है। हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद कंसर्न, उसकी आवाज़ में जो है वो एक कंसर्न छुपा था, एक फ़िक्र छुपी थी। बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट द मैंस इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट। उसको फ़िक्र थी कि जो मास्टर जी हैं वो इस टाइम ऐसे, उनके हालात मतलब देखने में लग रहे थे कि ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली नॉट फाइन। ही हेल्ड अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड, और उसने आते ही क्या किया, उसने मास्टर जी के हाथों में एक चाय का कप दे दिया। और ये चाय का कप क्या सिंबलाइज करता है कि ही इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड वार्मथ टू मास्टर जी। वो जो लड़का है सलीम, वो उस ओल्ड मैन को मोहब्बत के साथ, केयर के साथ वो उनको केयर, मतलब उनकी केयर कर रहा है। एंड ही इज़ ऑफरिंग हिम टी कि मास्टर जी लीजिए चाय पीजिए। कभी कभी होता है ना, वी ऑफर टी टू समवन टू शो आर केयर, कि हाँ भाई लो पहले चाय पियो, अगर कुछ सीरियस भी बात है, कुछ हैवी भी से, कि अच्छा चलो पहले चाय पीते हैं। चाय इज अ सिंबल ऑफ वार्मथ एंड लव एंड केयर इन इंडिया, राइट। यहाँ पर हम सलीम के कैरेक्टर को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सलीम किस टाइप का इंसान था। सलीम ऑल्दो उनका सर्वेंट रोल प्ले करता था, बट ही वॉज मोर देन अ सर्वेंट, ही वॉज जस्ट लाइक देयर फैमिली, क्योंकि वो बिल्कुल फैमिली की तरह मास्टर जी का केयर करता है, मास्टर जी का ख्याल करता है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हेड, ही हैड अ पेल फेस एंड लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड। और जब उसने मास्टर जी आवाज़ लगाई और उनके हाथ में चाय का कप दिया, तो ओल्ड मैन ने, मतलब उस बूढ़े आदमी ने, जो कि ऐसे बैठे हुए थे, ही लिफ्टेड हज फेस, उन्होंने अपना मुंह उठाया एंड उनका फेस बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। एंड वो बहुत ही बूढ़े, बहुत ही थके हुए लग रहे थे। थके हुए नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एग्जॉशन, बल्कि जो अभी आर्ग्यूमेंट हुआ था उस सबके जहनी टेंशन से भी वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। He said, Salim, soon I'll be the last stone mason here as everyone has gone to Agra. और अब उन्होंने जब मुंह उठाया, चाय ली, और जब वो प्यार से आके सलीम उनसे बोला, तो उनका दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ सलीम को देखकर। उन्होंने अपने दिल को एक बात शेयर की सलीम से। उन्होंने बोला कि सलीम, मैं अब जो है, मैं बिल्कुल आखिर जो है स्टोन का कारीगर बन के रह जाऊंगा, क्योंकि हर कोई अब आगरा ही जा रहा है। लुक गोपाल, माई सन हैज़ गॉन टू। अब वो सलीम को बताते हैं कि देखो, मेरा बेटा गोपाल भी अब जा चुका है। हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मैन के बेटे का नाम था गोपाल। तो उन्होंने बोला, ओल्ड मैन ने सलीम से बोला कि देखो, गोपाल भी जा चुका है, हर किसी को आगरा जाने की लगी हुई है, और मेरा बेटा जो गोपाल है वो भी मास प्रोडक्शन करने, वो भी शॉर्टकट्स अपनाने, फैमिली के इस ट्रेडिशन को छोड़कर आगरा जा चुका है मुझे छोड़ के। नाउ आई हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर ऑल बाय माई सेल्फ। और अब वो कहते हैं कि अब गोपाल जा चुका है, इस स्कल्पचर को मुझे खुद ही अकेले पूरा करना पड़ेगा। तो डिस्पाइट हिज एज एंड वीकनेस, वो एज हो चुकी है उनकी, वो वीक हैं, बट उनके कैरेक्टर स्केच को अगर हम डिकोड करें ओल्ड मैन के, तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन थी, कितनी मोहब्बत थी अपने काम से, एंड वो कितने काम को एज अ वर्शिप काउंट करते थे, राइट। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑर्फन्ड बॉय सलीम एंड सेड, आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे वो जो बूढ़े आदमी हैं, उन्होंने ऑफन्ड बॉय सलीम, यहाँ पे सलीम को ऑफन्ड बॉय कह के पुकारा गया है। ऑफन्ड का मतलब होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, जो अनाथ होता है। तो हमें पता चलता है कि सलीम अनाथ था। तो वो जो, मतलब सलीम के फादर नहीं थे, मदर नहीं थी। सो वो जो बूढ़े आदमी है ना, यहाँ पे वो सलीम से को देख कर कहते हैं, आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची, मेरे अंदर अब बहुत कम ताकत है। आई कांट वर्क विद द चिजल द वे आई यूज टू। अब वो सलीम को बता रहे हैं, वो ओल्ड मैन, कि मैं इस छेनी के साथ अब और काम, मतलब ऐसे नहीं कर सकता जैसे मैं किया करता था, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ एंड मेरी जो ताकत है वो अब कम हो रही है। Carving takes too long a time. I have to finish the work and I will.
अब यहाँ पे फिर से हमें उनके अंदर का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है कि वो बोल रहे हैं कि कार्विंग करने में बहुत देर लगती है, मतलब नक्काशी करने में बहुत देर लगती है, लेकिन मुझे ये काम पूरा करना चाहिए एंड आई विल, आई हैव टू फिनिश द वर्क, मुझे काम करना है ये पूरा, एंड आई विल, और मैं करके रहूँगा। सो उनकी जो टोन है ना यहाँ पे, उनकी टोन प्राइड, पैशन एंड परसिस्टेंस से फुल है कि वो बहुत प्राउड है अपने काम को लेके, वो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, उनके अंदर जज्बा है, पैशन है, एंड उनके अंदर परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस का मतलब है कि उनके अंदर वो डटे रहने की वो क्वालिटी है कि वो अपने काम से पीछे नहीं हटते, उनके अंदर लगन है। द बॉय ऑफर्ड टी टू द मैन एंड सेड प्लीज ड्रिंक दिस, इट विल डू यू गुड। सलीम यहाँ फिर मोहब्बत से, फिर केयर से उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अच्छा ठीक है मास्टर जी, पहले आप चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे हमें सलीम के कैरेक्टर स्केच के बारे में एक पॉइंट और मिलता है कि along with being a kind, he is also very emotionally present. वो मास्टर जी का ख्याल कर रहा है, he is caring, he is kind, and वो एज अ सन उनका ध्यान रख रहा है, एंड वो इमोशनली वहाँ उनके लिए प्रेजेंट है कि ही इज़ फीलिंग लो, मास्टर जी लो फील कर रहे हैं तो वो मास्टर जी के लिए वहाँ मौजूद है। येस आई नो यू विल फिनिश दिस वर्क, क्योंकि अभी मास्टर जी ने बोला था ना कि मुझे ये काम पूरा करना है और मैं करके रहूँगा, तो सलीम कहता है येस मैं जानता हूँ मास्टर जी आप ये करके ही रहेंगे, कि मतलब वो अपना फेथ और अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है सलीम मास्टर जी में कि हाँ मुझे भी पूरा भरोसा है, मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे भी पूरा फेथ है कि मास्टर जी आप ये पूरा करके रहेंगे। माई डॉटर इज क्राइंग, आई हैव टू गो, आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट।